हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, न्यूक्लिक एसिड के उस तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड का आगाज हो चुका है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं डीएनए की संरचना से रिलेटेड जो आज तक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए की कितनी संरचनाएं होती हैं। तो डीएनए की दो तरह की संरचनाएं होती है, एक प्राथमिक संरचना होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संरचना होता है। जिसमें डीएनए की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो डीएनए की प्राथमिक संरचना जानते हैं क्या, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल के श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी ही डीएनए की प्राथमिक संरचना होती है। क्या कहा गया कि न्यूक्लिक अम्ल के श्रृंखला में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी ही क्या कहलाती है, डीएनए की प्राथमिक संरचना कहलाती है। जहां पर हम लोग डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस आधार पे कहा जाता है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब जो ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड बना होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, तो तीन यौगिकों से मिलकर बना होता है। किससे किससे, एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा होता है, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार होता है, और तीसरा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। और इसमें जो फॉस्फेट समूह होता है वह डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शर्करा के पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है। इसीलिए फॉस्फेट डाइएस्टर बंध का निर्माण होता है, और इसी से जो हमें संरचना प्राप्त होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए की प्राथमिक संरचना कहते हैं। आइए इसी को हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो हेडिंग होगा आपका क्या, डीएनए की संरचना। हेडिंग क्या होगा, तो होगा यहाँ पे डीएनए की संरचना। अब डीएनए की संरचना कितनी होती है, तभी मैंने आपको बताया कि डीएनए की दो संरचनाएं होती है। तो यहाँ पर आपका लिख रहा है क्या, डीएनए की क्या प्राथमिक संरचना, डीएनए की क्या प्राथमिक संरचना। यदि आपसे पूछता है डीएनए की प्राथमिक संरचना क्या होगी, तो उसके लिए याद रखिएगा कि डीएनए की प्राथमिक संरचना क्या होगी। तभी मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल के श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी ही डीएनए की प्राथमिक संरचना कहलाती है। आइए यही चीजें आप देखेंगे क्या, न्यूक्लिक अम्ल के श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी ही डीएनए की प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो ये रहा आपका क्या, डीएनए की प्राथमिक संरचना। फिर इसी के जस्ट बाद आपका क्या आता है, तब आपका आ जाता है इसी में कि आपका जो ये डीएनए होता है ये किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आपका वो चीजें लिखा जा रहा है। प्राथमिक संरचना यदि 2 नंबर में पूछता है तो इतना लिखिएगा, अगर मान लीजिए 4 नंबर या 3 नंबर में रहता है तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखिएगा, पूरा स्पष्ट कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि जो ये डीएनए होता है, डीएनए में या डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड के बहुलक का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक का बना होता है, तथा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल के अणु से मिलकर बना होता है तथा इसमें फास्फेट समूह डीऑक्सी राइबोस क्या पेंटोस शर्करा डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शर्करा के क्या पांचवें 5' व C3' से जुड़कर फास्फेट डाइएस्टर का निर्माण करता है और यही क्रम लगातार दोहराने पर डीएनए की प्राथमिक संरचना प्राप्त होती है। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने कि ये डीएनए की संरचना के बारे में आपको जानना है, जिसमें डीएनए की संरचना को लेके पहले प्राथमिक संरचना आई। प्राथमिक संरचना में क्या बताया गया कि न्यूक्लिक अम्ल के श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के बारे में जानकारी ही डीएनए की प्राथमिक संरचना कहलाती है। अब ये क्रम की जानकारी कैसे होता है, तो सबसे पहले बताया गया कि जो ये डीएनए होता है यह डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड के बहुलक का बना होता है। अब यही से प्रश्न आता है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो वो भी मैंने दूसरे लाइन में लिखा क्या कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल के अणु से मिलकर बना होता है। और इसमें कैसे विशिष्ट क्रम का निर्धारण होता है, तो वो चीजें भी आपको बताया गया कि जो ये फास्फोरिक अम्ल होता है इससे फास्फेट आयन प्राप्त होता है और यह फास्फेट आयन क्रमशः डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा, तो जो ये डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा होता है इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़कर फास्फेट डाइएस्टर का निर्माण करता है। और यह क्रिया क्या होती है, दोहराई जाती है, और जब दोहराई जाती है तो इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, डीएनए की प्राथमिक संरचना प्राप्त होती है। ये चीजें मैं आपको संरचना के द्वारा भी दिखा दे रहा हूं। होता है क्या इसमें, तो पहले यहां पर क्या चलता है, 5' सिरा चलता है। अब 5' सिरा जो होता है वह किससे होता है, तो यहां पे देख लीजिएगा फास्फेट जो होगा वो किससे जुड़ा होता है, तो वह जुड़ा होता है शर्करा से, और शर्करा से क्या जुड़ा होता है, तो शर्करा से जुड़ा होता है क्या, क्षार। इसी प्रकार से डीएनए बनता है, शर्करा से क्षार जुड़ेगा और फास्फेट जुड़ेगा, तो यहां पर क्या होता है, फिर आपका क्या आएगा, तो फिर आपका यहां से आ जाएगा क्या, फास्फेट और फास्फेट से क्या जुड़ता है, क्या फास्फेट से फिर जुड़ता है क्या, शर्करा, और शर्करा से फिर क्या जुड़ता है, तो यहां पर जुड़ता है क्या, क्षार। अब ये जो सिरा होता है ये कौन सा होता है, 3' सिरा होता है।
यही चीजें आपके बनाते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि जो आपका ये फास्फेट आपका वो फास्फेट होगा वो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा के 5वें सिरे से जुड़ेगा, जबकि शर्करा से फिर क्या जुड़ा होता है, आपका क्षार जुड़ा होता है। फिर यही फास्फेट समूह जो होता है वह डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा से किससे जुड़ता है, तीसरे से जुड़कर ये दोनों संरचनाएं क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, डीएनए की प्राथमिक संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए डीएनए को इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, ये रेखीय संरचना बनाई जाती है और रेखीय संरचना बनाने के दौरान यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 5' सिरा लिखा जाता है और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 3' सिरा लिखा जाता है। तो 5' और 3' लिखने का मतलब क्या होता है कि जो फास्फेट समूह होता है वह डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा के पहले 5वें कार्बन से जुड़ता है, फिर इसके बाद क्या जुड़ता है, उससे क्षार जुड़ जाता है, फिर तीसरे कार्बन से फिर से यहाँ पर जो 5वें से फास्फेट जुड़ गया, फिर तीसरे से क्या जुड़ता है, यहाँ पर फास्फेट जुड़ता है, फिर ऐसे शर्करा से जुड़ता हुआ जाता है, अर्थात ऊपर 5' हो जाता है, फिर ऐसे नीचे 3' मिलता चला जाता है। इसीलिए डीएनए की संरचना में जब प्राथमिक संरचना बनाया जाता है तो उसमें 5' सिरा लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, 3' सिरा लिखा जाता है। तो पहले इतना देखिए, फिर इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, डीएनए की द्वितीयक संरचना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या, डीएनए की द्वितीयक संरचना। अब डीएनए की द्वितीयक संरचना क्या होती है तो आप भी पढ़े होंगे और जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम लोग जान लेंगे डीएनए की द्वितीयक संरचना। पहले डीएनए की द्वितीयक संरचना के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, इरविन सरगैप थे। ये कितने सन में डीएनए की संरचना के बारे में उन्होंने बताया था, तो 1950 ईस्वी में, अर्थात 1950 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, कौन, इरविन सरगैप। 1950 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या होता है, इरविन सरगैप होता है, और इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए अणु होता है उसमें एडेनिन के अणुओं की संख्या थायमिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है और साइटोसिन के अणुओं की संख्या ग्वानिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, A बराबर T और C बराबर G। इस आधार पर उन्होंने बताया कि प्यूरिन्स के नाइट्रोजनी क्षार की संख्या जो होगी वह पिरिमिडीन्स के नाइट्रोजनी क्षार के क्या होगा, बराबर होगा। इन्होंने इसी के जस्ट बाद एक चीज और बताया कि जो आपके AT और GC का अनुपात होता है ये अलग अलग जीव जातियों में अलग अलग होता है, लेकिन एक प्रकार के अगर जीव जाति होंगे तो उनमें AT और GC का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरगैप का नियम कहते हैं। इसी पर फिर 3 साल बाद दो और वैज्ञानिक आते हैं, अर्थात 1953 ईस्वी में, कौन, वाटसन और क्रिक। इन्होंने क्या किया, एक्स किरण विवर्तन की सहायता से पहले ये बताया कि जो आपका डीएनए होता है वह त्रिविमीय संरचना रखता है, और जो ये त्रिविमीय संरचना रखता है वह किस रूप में रखता है, द्विकुंडलीय संरचना के रूप में रखता है। अर्थात डीएनए में द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके होते हैं वो क्या करते हैं, एक केंद्रीय अक्ष के परितः कुंडलित होते हैं, जिनमें इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिरा जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। अर्थात एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 5' सिरा शुरू होगा तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3' सिरा होगा, और यही दोनों एक दूसरे में कुंडलित होकर डीएनए की द्वितीयक संरचना का निर्माण करते हैं। उन्होंने इसके आगे ये भी बताया कि जो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। अब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा कैसे जुड़ती हैं, तो उन्होंने बताया कि जो एडेनिन होता है वह थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसीलिए एडेनिन और थायमिन के मध्य द्विबंध आता है, जिसके बारे में इरविन सरगैप ने इतना विस्तार में नहीं बताया।
फिर इन्होंने क्या बताया कि जो ये साइटोसिन होता है वह ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसीलिए C और G के मध्य क्या आता है, त्रिक बंध आता है। तो A और T, C और G, तो A और T के मध्य द्विक बंध, C और G के मध्य त्रिक बंध हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य। और जो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वह एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जिसमें इन्होंने क्या बताया कि जो ये आपके द्वितीयक संरचना का निर्माण करते हैं इसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और यदि त्रिज्या देखी जाए तो कितना होगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी आधार पर उन्होंने ये भी बताया कि दो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच कितने का अंतर होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए की द्वितीयक संरचना कहते हैं और वाटसन और क्रिक का मॉडल भी कहते हैं। तो वाटसन और क्रिक का मॉडल पूछेगा तो डीएनए की द्वितीयक संरचना के बारे में ही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। और यदि इरविन सरगैप का भी पूछता है तब भी आप डीएनए की द्वितीयक संरचना के बारे में ही लिखेंगे। और यदि डीएनए की द्वितीयक संरचना या द्विकुंडलीय संरचना की व्याख्या पूछता है तब भी आप यही जवाब लिखेंगे। आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। डीएनए की संरचना आपका हेडिंग है और इस हेडिंग में आपका दूसरा पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, डीएनए की क्या, तो वह होती है द्वितीयक संरचना। डीएनए की क्या, द्वितीयक संरचना। अब द्वितीयक संरचना के बारे में बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो मैंने बताया था क्या, सन 1950 ईस्वी में कौन आते हैं, इरविन सरगैप। इरविन सरगैप सन 1950 ईस्वी में इरविन सरगैप ने बताया कि डीएनए अणु में क्या, डीएनए अणु में एडेनिन के अणुओं की संख्या, एडेनिन के अणुओं की संख्या थायमीन के अणुओं की, थायमीन के अणुओं की संख्या के बराबर होता है तथा साइटोसिन के अणुओं की संख्या ग्वानिन के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। अर्थात क्या मिलता है, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, A बराबर T व C बराबर G, या क्या कह सकते हैं, प्यूरिन्स बराबर क्या, पिरिमिडीन। ये क्षार होता है अर्थात प्यूरिन क्षार बराबर क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन क्षार होगा। इसी के जस्ट नीचे उन्होंने क्या बताया कि AT व GC का अनुपात, AT व GC का अनुपात अलग अलग जीव जगत के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग
होता है, जबकि एक प्रकार के जीव जगत के लिए निश्चित होता है, निश्चित होता है, तथा एक प्रकार के जीव जगत के लिए क्या होता है, निश्चित होता है, तथा इसी को सर्गैव का नियम या मॉडल कहते हैं। तो यहां पर पहले आपको मैंने बताया क्या, तो मैंने ये बताया आपके लिए कि इरविन सरगैव का नियम या मॉडल क्या था। तो इसमें आपका लिखा गया वही चीज कि सन 1950 ईस्वी में इरविन सरगैव आते हैं। उन्होंने क्या बताया कि डीएनए अणु में एडेनिन के अणुओं की संख्या थाइमिन के अणुओं की संख्या के बराबर होता है, तथा साइटोसिन के अणुओं की संख्या ग्वानिन के अणुओं की संख्या के बराबर होता है, अर्थात ए बराबर टी और सी बराबर जी, या प्यूरिन्स बराबर क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। इसी आधार पर इन्होंने क्या बताया कि ए टी और जी सी का अनुपात जो होता है वह अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग होता है, जबकि एक प्रकार के जीवधारियों में यह अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। इसी को सरगैव का नियम या सरगैव का मॉडल कहते हैं। फिर इसी के जस्ट बाद कौन आते हैं, 1953 ईस्वी में कौन, वाटसन और क्रिक आते हैं। आइए वो चीजें देख लेते हैं यहां से कि सन 1953 ईस्वी में कौन, वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ने यहां से आएगा, ने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर डीएनए के त्रिविमीय संरचना को प्रस्तुत किया, त्रिविमीय संरचना को प्रस्तुत किया, तथा इन्होंने बताया कि डीएनए में द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है, द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है, जिसमें जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉली न्यूक्लियोटाइड होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग केंद्रीय अक्ष के परितः कुंडलित होती हैं,
कुंडलित होती है तथा इसमें दोनों पाली न्यूक्लियोटाइड, दोनों पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत तथा हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे के विपरीत कुंडलित होती हैं, कुंडलित होती है और एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है और इन पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के मध्य एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से द्विबंध द्वारा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्योंकि दो हाइड्रोजन बंध एक दूसरे से द्विबंध द्वारा तथा साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे से त्रिकबंध द्वारा तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि तीन हाइड्रोजन बंध इसके बाद क्या होता है, त्रिकबंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम व क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यही चीजें आपको क्या था आपके डीएनए के वाटसन और क्रिक के मॉडल में क्या चीजें मैंने लिखा हुआ था, यही मैंने आपको बताया। सन 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर डीएनए के त्रिविमीय संरचना की व्याख्या किया और इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है उसमें द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है, अर्थात इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं, केंद्रीय अक्ष के परितः कुंडलित होते हैं तथा इसमें क्या होता है कि जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं वह एक दूसरे से नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा जुड़े होते हैं और नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जिसमें एडेनिन में और थायमिन के मध्य द्विबंध पाया जाता है क्योंकि दो हाइड्रोजन बंध बनता है
और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य त्रिक बंध पाया जाता है क्योंकि 3 हाइड्रोजन बंध बनता है। और जो ये द्विकुंडलीय संरचना होती है इसका व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा दो क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए का द्वितीयक संरचना कहते हैं, वाटसन क्रिक का मॉडल कहते हैं। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देख लेंगे, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। पहले इतने देख लीजिए। तो ये रहा आपका डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना, इसको देख लीजिएगा। पूरा आपका ये रहा जिसमें 5' सिरा है, 3' सिरा है और नीचे जो है वो 3' सिरा है और 5' सिरा है, जिसमें 3' और 5' सिरा के मध्य का जो दूरी होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि इसका त्रिज्या जो होता है वह 10 एंगस्ट्रॉम होता है। दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 10 क्षार युग्मों के बीच की दूरी जो होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, मिलते हैं फिर नए एपिसोड में आरएनए के संरचना के साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार।